गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने गैसों के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जैसे कि गैस के नियम क्या थे, गैसों के प्रकार क्या थे, और लास्ट में हमने आर की यूनिट पढ़ी थी। आज अपन गैसेस स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, जो है कि गैसों का अणुगति सिद्धांत। ये सिद्धांत गैसों के नेचर को देखते हुए दिया गया था। ये सबसे पहली थ्योरी थी। तो अपना फर्स्ट आएगा इनके अभिग्रहित पढ़ना। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर गैस के अणुगति सिद्धांत के मुख्य अभिग्रहित निम्न होते हैं। निम्न होते हैं। देखो, जो गैसों का अणुगति सिद्धांत है वो उसका पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो प्रत्येक गैस होती है, जो अपने तरफ सारी गैसें हैं, वो अत्यंत सूक्ष्म कणों, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। इन सूक्ष्म कणों को अपन क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। तो पहला इसका अभिग्रहित क्या हुआ कि जो प्रत्येक गैस होती है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई होती है। इन सूक्ष्म कणों को अपन अणु कहते हैं। वो वाले अणु मत समझना कि मॉलिक्यूल बन रहा है परमाणु मिलके, इसमें अणुगति सिद्धांत में गैस के कणों को अणु ही कहा जाता है। तो अपने पास में फर्स्ट इसका क्या आएगा? अणुगति सिद्धांत का अभिग्रहित क्या आएगा? पहला इस लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक गैस अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। दूसरी लाइन इसी की, इन सूक्ष्म कणों को अणु कहते हैं। इन सूक्ष्म कणों को अणु कहते हैं। ये होता है इसका पहला पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हाइलाइटेड पॉइंट है? सूक्ष्म कण। तो प्रत्येक गैस अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। इन सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। इसके बाद अपने पास में इसका दूसरा अभिग्रहित लेंगे। दूसरा अभिग्रहित क्या कहता है कि जो गैस है उसका जो वास्तविक कुल आयतन है उसकी तुलना में गैस के अणुओं का आयतन क्या होता है? नगण्य होता है। मतलब एक गैस 5 लीटर की है तो उसके रेस्पेक्ट में जो एक अणु का आयतन होगा वो क्या होगा? बहुत नगण्य सा होगा। अपन उसको कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा अभिग्रहित क्या कहेगा? गैस के वास्तविक आयतन की तुलना में गैस के वास्तविक आयतन की तुलना में गैस के अणुओं का आयतन
नगण्य होता है। दूसरा अपना अभिग्रहित क्या आया कि जो गैस का कुल आयतन है उसकी तुलना में जो गैस के कणों का आयतन है वो क्या होता है, नगण्य होता है। तीसरा अभिग्रहित देखो क्या कहता है, तीसरा अभिग्रहित ये कहता है कि जो गैस के अणु होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णतः गोलाकार होते हैं, मतलब उनकी शेप कैसी होती है, गोल होती है, और वो प्रत्यास्थ होते हैं, मतलब जब वो आपस में टकराते हैं तो अपनी ऊर्जा को खोते नहीं हैं, ऊर्जा उनकी क्या रहती है, संरक्षित रहती है। तो गैस के अणु क्या होंगे, गोलाकार होते हैं तथा पूर्णतया क्या होते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं। ये होता है इसका तीसरा अभिग्रहित। तो इसको लिखेंगे अपन, गैस के अणु गोलाकार होते हैं तथा ये पूर्णतया प्रत्यास्थ होते हैं। पूर्णतया प्रत्यास्थ होते हैं। तो ये होता है इसका तीसरा अभिग्रहित। फर्स्ट क्या था कि गैस अत्यंत सूक्ष्म किरणों से मिलकर बनी होती है। दूसरा क्या हुआ कि ये जो गैस के अणु होते हैं इनका आयतन गैस के वास्तविक आयतन की तुलना में नगण्य होता है। तीसरा क्या होता है कि जो गैस के अणु होते हैं ये पूर्णतः क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं और प्रत्यास्थ होते हैं, मतलब ये जब टकराते हैं तो इनकी ऊर्जा संरक्षित रहती है। ये तीसरा हुआ। फिर नेक्स्ट अपन फोर्थ देंगे। देखो फोर्थ अभिग्रहित क्या कहता है, जो गैस के अणु होते हैं उनमें न तो आकर्षण होता है और न ही प्रतिकर्षण होता है, मतलब वो कोई भी किसी भी चीज़ से उनको मतलब नहीं होता है, उनका बस एक ही काम होता है, रैंडम मोशन करना। न तो वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से, न ही वो क्या होते हैं, रिपेल होते हैं एक दूसरे से। तो इसको बोला जाता है कि वो गैस के अणुओं के मध्य न तो कोई आकर्षण होता है न ही कोई प्रतिकर्षण होता है। तो अपना अगला अभिग्रहित आएगा, गैस के अणुओं के मध्य ना तो आकर्षण होता है और ना ही प्रतिकर्षण होता है। और ना ही प्रतिकर्षण होता है। यह है अपना फोर्थ। ठीक है, इसके बाद अपन लिखेंगे फिफ्थ वाला। देखो अभी अपन ने जस्ट पढ़ा कि गैस का जो आयतन होता है अणुओं का वो नगण्य होता है, तो गैस के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव भी क्या होता है, नगण्य होता है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव मतलब ये गैस घूम रही है अपने चारों ओर। अगर मैं वास्तविक गैस, आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ तो उस पर जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, बहुत नहीं लगेगी, न के बराबर लगेगी। तो गैस के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव भी क्या होता है, नगण्य होता है। तो अपन लिखेंगे गैस के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव
नगण्य होता है। मतलब ग्रेविटी इन कणों को क्या नहीं करती है, इफेक्ट नहीं करती है। ग्रेविटी इन कणों को इफेक्ट नहीं करती है। अब अपन गैस के दाब की बात करूं कि गैस का दाब किस पर निर्भर करेगा। देखो मान लो इस रूम में है, ये रूम है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, तो गैस के अणु क्या करेंगे, गतिमान होते हैं। गति करते हुए क्या होंगे, ये दीवारों से, बोर्ड से, इनसे टकराएंगे। तो जो गैस का दाब होता है वो इन गैस के अणुओं के द्वारा दीवारों पर किए गए प्रहारों का, मतलब अटैक्स का परिणाम होता है। मतलब जितने ये दीवारों से टकराएंगे अणु, उतना ही गैस का क्या होगा, दाब अधिक होगा। इसको अगर दूसरे लैंग्वेज में समझे कि अपन ने 2-3 लोगों को रूम में बंद कर दिया है, अब वो क्या करेंगे, बाहर निकलने के लिए दीवार पे टकराएंगे। ऐसे ही मैं 3 की जगह 30 लोग भर दूं और 30 लोग की जगह 300 लोग भर दूं, तो जितने ज़्यादा लोग भरूंगा उतने ही वो क्या होंगे, बाहर निकलने के लिए दीवारों से टकराएंगे और उतनी ही दीवार को क्या करेंगे, हिट करेंगे, प्रहार करेंगे। ऐसे ही जितना गैस का दाब होगा उसका मतलब क्या हो रहा है कि उसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा है और वो उतने ही क्या कर रहे हैं, दीवारों पर प्रहार कर रहे हैं। तो अगला जो अपना आएगा अभिग्रहित, अगला अभिग्रहित क्या आएगा, गैस का दाब गैस के अणुओं द्वारा पात्र की दीवारों पर किए गए प्रहारों का परिणाम होता है। पात्र की दीवारों पर किए गए प्रहारों का परिणाम होता है। तो यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड क्या जाएगा, प्रहारों पर और पात्र की दीवारों पर, ये अपने पास में हाईलाइटेड वर्ड आ जाएगा। तो जितने ज़्यादा प्रहार होंगे पात्र की दीवार पे, गैस का दाब क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला अभिग्रहित देखो, छठा अभिग्रहित क्या कहता है, जो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है, मतलब उनके बीच में जो मोशन होता है कि वो कितनी तेज गति करेंगे, वो क्या होता है, ताप के समानुपाती होता है। मतलब गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा आरोपित या उस पर उपस्थित जो भी पात्र है उसके ताप पर निर्भर करती है। तो अगला अभिग्रहित क्या आएगा, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा निकाय के ताप के समानुपाती होती है। निकाय के ताप के समानुपाती होती है। तो ये कुछ थे अभिग्रहित थे। पहला अभिग्रहित था अपने पास में कि गैस जो है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, उन सूक्ष्म कणों को अणु कहते हैं। दूसरा अभिग्रहित आया कि जो गैस के अणुओं का आयतन होता है वो वास्तविक गैस के आयतन तुलना में नगण्य होता है। तीसरा अपन ने लिखा कि गैस के अणु क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं और पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं। चौथा अभिग्रहित अपन ने दिया कि जो गैस के अणु होते हैं उनके बीच में न तो कोई आकर्षण होता है न कोई प्रतिकर्षण होता है।
फिर अपन ने नेक्स्ट दिया कि जो गैस के अणु होते हैं उनमें गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव भी क्या होता है, नगण्य होता है। फिर अपन ने गैस के दाब के बारे में बताया कि गैस के अणु जितना दीवार, निकाय की दीवार या पात्र की दीवारों पर प्रहार करेंगे उतना ही गैस का क्या होगा, दाब होगा। और लास्ट में था कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, ताप के समानुपाती होती है। जितना टेम्परेचर अधिक होगा उतना ही क्या होगा, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा होगी। जितना तुम ताप करोगे, गर्म करोगे, उतनी ही गैस के अणुओं की क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो ये तो अपने पास में अभिग्रहित थे। अब नेक्स्ट टॉपिक में अपन क्या करेंगे, अणुगतिक समीकरण की उत्पत्ति करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में आएगा गैसों के अणुगति समीकरण की उत्पत्ति। मतलब ये एक डेरिवेशन है अपने पास में, ये डेरिवेशन करके अपन एक समीकरण उत्पन्न करेंगे जो गैसों का अणुगति समीकरण कहलाएगा। तो उसके लिए अपन कुछ अजम्पशन लेके चलेंगे। तो यहाँ से अपन अब शुरू करते हैं इस समीकरण की उत्पत्ति। अपन लिखेंगे माना L सेंटीमीटर, कैपिटल L, स्मॉल l ले लो, माना L सेंटीमीटर लंबाई के एक घनीय बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स में गैस के n अणु, स्मॉल n अणु भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये पहला अपन ने अजम्पशन क्या लिया कि एक L सेंटीमीटर लंबाई का एक घनीय बॉक्स है जिसमें गैस के कितने अणु भरे हुए हैं, n अणु। तो अपन वो बॉक्स बनाते हैं, पहले अपन बॉक्स बनाते हैं घनीय। ठीक है, ये बॉक्स बन गया। अब अपन जो अजम्पशन लिए थे वो लिख देते हैं यहाँ पर। इसकी लंबाई कितनी है, L सेंटीमीटर, L सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें मान लिया ये अणु उपस्थित है अपने पास में, ये सेंटर में। ठीक है, ये अणु उपस्थित है। तो सबसे पहले अपन ने माना कि जो L सेंटीमीटर का बॉक्स है उसमें n अणु है। अभी अपन केवल एक को रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें n भरे हुए हैं, अपन ओनली अभी एक अणु को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर अपन लिखेंगे कि माना गैस के अणुओं का वर्ग माध्य वेग c है, वर्ग माध्य वेग c है, जो कि x, y, z दिशाओं में
निम्न प्रकार से दिया जाता है। देखो अपने पास में अपन ने क्या बोला कि एक घन है जिसकी लंबाई कितनी है L सेंटीमीटर है और उसमें N अणु भरे हुए हैं। अब बोल रहे हैं कि जो गैस के अणुओं का वर्ग माध्य वेग है, रूट मीन स्क्वायर वेग है, वो है c। अब जो अणु है वो गति कौन कौन सी डायरेक्शन में कर सकता है? देखो वो x डायरेक्शन में भी गति कर सकता है, वो y डायरेक्शन में भी गति कर सकता है और वो z डायरेक्शन में भी गति कर सकता है, तीनों में कर सकता है। तो जो वर्ग माध्य मान है तीनों दिशाओं में वो कैसे दिया जाएगा? c स्क्वायर इक्वल्स टू x दिशा में वेग का स्क्वायर, y दिशा में वेग का स्क्वायर और z दिशा में वेग के स्क्वायर से अपन क्या देंगे? वर्ग माध्य मान को दिया जाएगा। ये है अपना वेग, इसको अपन डालेंगे 1, ठीक है, ये अपना आएगा 1। तो ये अपने पास वर्ग माध्य मान है c x स्क्वायर, c y स्क्वायर, c z स्क्वायर, ठीक है। अब अपन एक अणु को लेके चलेंगे, अपन एक अणु को लेके चलेंगे, उससे कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसको तीनों पहले एक x दिशा से, फिर y दिशा से, z दिशा से करके फिर n अणुओं पे अपन सीधा शिफ्ट कर जाएंगे। तो यहाँ तक अपन ने क्या लिखा कि जो बॉक्स था उसकी लंबाई L थी और जो अपने पास में क्या था? वर्ग माध्य मान था वेग का, वो था cx स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर। अब लिखेंगे माना गैस का एक अणु x दिशा में गतिशील है। x दिशा में गतिशील है। अब देखो x दिशा में गतिशील है, मान लिया मैंने ये डायरेक्शन ले ली x, यहाँ से अणु इधर ऐसे गया, फिर टकराया और वापस घूमा, ऐसे आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है, टक्कर हो रहा है। ये क्या है? पात्र की दीवारें हैं, पात्र की दीवार है या जो घन लिया है उसकी एज है अपने पास में। तो ये अणु था, ये जो अणु था ये ऐसे ऐसे यहाँ तक गया और वापस टकराया। तो अपन संवेग देखेंगे इसका। देखो अगर मैं x दिशा की बात करूं तो x दिशा में संवेग कितना रहेगा अपने पास में? द्रव्यमान गुणा उसका चाल, जो भी वेग होता है mv लिखते हैं ना अपन, जो मोमेंटम होता है, संवेग होता है, उसको क्या लिखते हैं? mv, मतलब मास मल्टीप्लाई उसकी चाल। तो अपन फिर लिखेंगे x दिशा में गतिशील है तथा उसका द्रव्यमान स्मॉल m है, ठीक है, ये अपन ने मान लिया। तो अपन लिखेंगे टक्कर से पूर्व x दिशा में संवेग क्या आ जाएगा? टक्कर से पूर्व कण का मास m मल्टीप्लाई उसकी वेलोसिटी cx, ठीक है, ये आ गया टक्कर से पूर्व। अब बताओ मुझे कि जब टक्कर हो गई, टक्कर के बाद वो वापस घूमेगा, टक्कर के बाद वो वापस घूमेगा, इसको 2 दे देते हैं अपन। ये ऐसे टकराया अणु दीवार से और वापस घूमा, तो ये x में एंटी वापस आया। तो अगर इसको अपन प्लस मानेंगे तो जो वापस आएगा, अणु घूम के वापस आएगा, उसको क्या मानेंगे अपन? माइनस मानेंगे। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर टक्कर के पश्चात पुनः x दिशा में संवेग देखो टक्कर के पश्चात क्या होगा?
ये प्लस का था, इस बार क्या हो जाएगा माइनस एम सी एक्स, ये आ जाएगा समीकरण 3। मतलब जब सीधा जा रहा था तब तो एम सी एक्स, और जब वापस रिटर्न आया उसी दिशा में, जब वापस रिटर्न आया उसी दिशा में तब क्या हो गया माइनस एक्स। तो अपन क्या लिखेंगे, अतः संवेग में परिवर्तन कितना होगा, टक्कर से, देखो परिवर्तन मतलब दोनों में अंतर कितना आया, तो टक्कर के पश्चात संवेग माइनस टक्कर से पूर्व संवेग, ऐसे लिख सकते हो, या टक्कर से पूर्व संवेग माइनस टक्कर के पश्चात संवेग, दोनों लिख सकते हो। तो संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी बराबर क्या आएगा, टक्कर से पूर्व संवेग माइनस टक्कर के पश्चात संवेग। टक्कर के पश्चात संवेग तो कितना है, टक्कर से पूर्व एम सी एक्स माइनस एम सी एक्स, तो डीपी बराबर कितना आ गया 2m सी एक्स, जुड़ जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये अपने पास में क्या आ गया, ये फोर्थ अपने पास में इक्वेशन आ गई संवेग में परिवर्तन की। ये दो मेन है, एक तो पहले जो वर्ग माध्य मान था वो, और ये तो ये x दिशा में संवेग में परिवर्तन आ गया। नेक्स्ट अपन अब टक्करों की संख्या निकालेंगे। देखो जब ये मान लो अपना घनीय 2D ले रहा हूं मैं, पात्र है, इसमें ये अणु है जो ऐसे जाके ऐसे टकरा के वापस आ रहा है, ऐसे टक्कर करे जा रहा है, तो मैं प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या निकालूं, प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या निकालूं, तो वो क्या आ जाएगी, वेग सी एक्स अपॉन लंबाई, जितनी ये लंबाई है और जितना वेग है उन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा मेरे पास, प्रति सेकंड टक्करों की संख्या आ जाएगी। तो मैं नेक्स्ट लिखूंगा x दिशा में प्रति सेकंड टक्करों की संख्या कितनी बताई थी अभी मैंने, उसका वेग अपॉन लंबाई, पात्र की जितनी लंबाई है वो आ जाएगी अपने पास में, ठीक है। ये आ गया 5। तो प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, मान लो एक टक्कर में संवेग परिवर्तन इतना है 2mcx, तो प्रति सेकंड इतनी टक्करें होंगी तो कितना हो जाएगा संवेग में परिवर्तन, इसको अपन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या चीज है, एक टक्कर में होने वाला संवेग का परिवर्तन है, और ये क्या चीज है, टक्करों की संख्या है कि एक सेकंड में कितनी 10, 15, 20 टक्कर हुई। तो जब एक टक्कर में संवेग परिवर्तन इतना होगा तो 10 टक्करों में कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही कुल टक्करों में जितनी भी टक्करें हो रही है उसमें संवेग परिवर्तन निकालना होगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपन लिखेंगे अतः प्रति सेकंड x दिशा में संवेग परिवर्तन कितना हो जाएगा, x दिशा में संवेग परिवर्तन अपन लिखेंगे